नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 12 की क्लास कर रहे थे। आज की क्लास की शुरुआत हम धारा 226 से करेंगे। धारा 226 के अंदर ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उनके हस्तांतरण के संबंध में नगर पालिका के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। सबसे पहले इस धारा में पहला पॉइंट दिया है, उसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले पॉइंट में दिया है, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन और हस्तांतरण को विनियमित करने और ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण और वयन के लिए अवसंरचना के विकास के लिए बनाए गए नियमों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगी। तो बेसिकली हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करें कि पॉइंट 1 में कहा क्या गया है, तो इसमें सीधी सीधी यही बात कही गई है कि जो नगरपालिका क्षेत्र है उस नगरपालिका क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट पदार्थ होंगे, अर्थात जो भी वेस्टेज होगा जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ की श्रेणी में आता है, तो नगरपालिका उस ठोस अपशिष्ट पदार्थ के लिए किस प्रकार मैनेज करेगी और उसको किस प्रकार से हैंडल करेगी। यहाँ नगरपालिका केंद्रीय सरकार द्वारा जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके द्वारा जो शक्तियां दी गई हैं उनका प्रयोग कर सकती है। और इस पॉइंट में यह बताया गया है कि नगरपालिका ठोस अपशिष्ट पदार्थ का किस प्रकार तो संग्रहण करेगी, अर्थात उनको किस प्रकार कलेक्ट करेगी और किस प्रकार उनका प्रसंस्करण करेगी, उनका परिवहन का क्या उपाय होगा और उनको किस प्रकार से डिस्पोज करेगी। उसके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उन सबको पूरा करने की जिम्मेदारी नगरपालिका की होगी और वह बनाए गए नियमों के अनुसार कार्य करेगी। तो यह पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है। पॉइंट नंबर 2 में देखें तो नगरपालिका या तो स्वयं या अन्य अभिकरण द्वारा निम्न कार्य करेगी। तो जिसमें पहला काम है ठोस अपशिष्ट का संग्रहण। वह किस किस प्रकार से किया जाएगा, तो केंद्रीय कचरा पात्र घर घर से संग्रहण और पूर्व सूचित समय से करेगी, अर्थात या तो नगरपालिका स्वयं या हो सकता है वह यह कार्य किसी अन्य एजेंसी या अभिकरण को सौंप दे। तो ऐसी स्थिति में अन्य अभिकरण जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके संग्रहण के लिए या तो कोई कचरा पात्र रखेंगे जहां पर सब व्यक्ति उस कचरे को डिस्पोज कर सकते हैं और वहां से नगरपालिका या अन्य अभिकरण उस कचरे को कलेक्ट कर लेंगे, या फिर नगरपालिका या अभिकरण घर घर जाकर ठोस अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण कर सकते हैं, या फिर पूर्व सूचित समय से एक नियत समय नगरपालिका अभिकरण द्वारा दिया जाएगा, उस समय से भी उस तरह के पदार्थों का संग्रहण किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दिया है इसमें कि होटल, भोजनालयों, कार्यालय और वाणिज्यिक क्षेत्र गंदी बस्तियों, अनधिवासी क्षेत्रों से भी संग्रहण के उपाय करेगी, अर्थात होटल इत्यादि हैं, कार्यालय इत्यादि हैं, इनमें भी जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको संग्रहित करने के संबंध में भी नगरपालिका या अभिकरण उपाय करेगा। तीसरा पॉइंट दिया है संग्रहित अपशिष्ट को नियमित अंतराल पर हटाएगा। तो यदि नगरपालिका या कोई अभिकरण जब इस प्रकार के कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं तो किसी जगह इकट्ठा किया जाएगा, तो जहां संग्रहित किया जाएगा वहां से भी नियमित तौर पर या नियमित समय अंतराल पर वहां से कचरे को हटाया जाएगा। और चौथा दिया है वधशालाओं, बाजारों से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को उपयोग करेगी। इसका अर्थ हो जाएगा कि जो भी वधशालाएं हैं, मछली बाजार, मांस बाजार हैं, फल और सब्जी मंडी हैं या अन्य बाजार हैं जहां से बायोडिग्रेडेबल प्रकार का वेस्ट प्राप्त होता है या कचरा प्राप्त होता है, नगर पालिका अभिकरण उसको किस प्रकार से अन्य प्रकार के उपयोग में ले सकता है, इसके लिए उपाय करेगी। तो धारा 226 के अंदर ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगली धारा है धारा 227, जिसमें ठोस अपशिष्ट का प्रबंध और हस्तांतरण और बिल बनाने और प्रभारों का संग्रहण का सौंपे जाने के बारे में बताया गया है। जिसमें पहला पॉइंट है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभार उद्घृत किया जाएगा जो नगरपालिका समय समय पर नियत करे। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंध करे, अर्थात यदि आपके यहाँ से कचरा उठाया जाता है तो उसका कोई चार्ज होगा जो नगरपालिका के द्वारा वसूला जाएगा और नगरपालिका उस चार्ज को, उस प्रभार को समय समय पर नियत कर सकती है। अर्थात नगरपालिका तय करेगी कि कचरा उठाने के लिए या ये ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन किया जा रहा है उसके लिए उस व्यक्ति से कितना चार्ज वसूल किया जाए।
तो इसको तय करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होगी। दूसरे पॉइंट में दिया है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंध पर होने वाले व्यय में संयंत्र और मशीनों का अवक्षयन और अन्य प्रभार के खर्चे को समाविष्ट करे। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी व्यक्ति से यदि कचरे उठाने का जो चार्ज लिया जाता है या नगरपालिका जिस प्रभार को वसूल करती है उन प्रभारों में संयंत्र और मशीनों का अवक्षयन और अन्य प्रभारों को भी जोड़ा जाए। अगर इसको उदाहरण के तौर पर समझने का प्रयास करें तो आप इस प्रकार समझिए, जैसे आप सभी के यहाँ से कचरा उठाने के लिए कचरे की गाड़ियां आती हैं जो नगरपालिका की तरफ से आती हैं, तो यहाँ उस कचरा उठाने के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति को हो सकता है नगरपालिका चाहे तो कुछ चार्ज वसूल कर सकती है। अर्थात नगरपालिका प्रत्येक घर से कुछ चार्ज वसूल करेगी कचरा उठाने के लिए। और दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि अन्य खर्चों को, अन्य प्रभारों को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इसमें इस प्रकार के खर्चों को शामिल किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति से कचरा उठाने के लिए जो चार्ज लिया जा रहा है उसमें यह चार्ज भी शामिल किया जा सकता है। जैसे जो गाड़ी आपके यहाँ कचरा उठाने आती है तो वह गाड़ी खराब भी हो सकती है, तो उस पर होने वाले खर्चे या फिर जो व्यक्ति उस गाड़ी को चला रहा है उसकी सैलरी इत्यादि के खर्चे भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन में होने वाले खर्चों में शामिल किए जा सकते हैं और उसके आधार पर ही चार्ज वसूल किए जाएंगे और बिल बनाए जाएंगे। और तीसरा पॉइंट है मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका के अनुमोदन से अपशिष्ट प्रबंधन, बिल बनाने, प्रभार संग्रहित का कार्य अन्य अभिकरण को भी सौंप सकेगा। अर्थात यदि नगरपालिका अनुमोदन कर दे तो मुख्य नगरपालिका अधिकारी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, जिसके अंदर ठोस अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण, वयन आदि शामिल हैं, उसका कार्य किसी अन्य अभिकरण को सौंप सकता है और उसके संबंध में बिल बनाने और प्रभारों को संग्रहित करना का कार्य भी अन्य अभिकरण को सौंपे जाएंगे। तो यह धारा 227 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 228, जिसके अंदर बताया है ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना। लोकपात्रों, डिपो और धारा 226 के अधीन जमा ठोस अपशिष्ट और नगरपालिका के कर्मचारियों, ठेकेदारों या अन्य अभिकरण द्वारा संग्रहित ठोस अपशिष्ट नगरपालिका की संपत्ति होंगे और नगरपालिका जैसा उचित समझे वैसा वयन अर्थात डिस्पोज कर सकती है। तो इस धारा का अर्थ यही है कि धारा 26 के अधीन जिस प्रकार के भी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण किया जा रहा है, किसी कर्मचारी, ठेकेदार या अन्य किसी अभिकरण के द्वारा जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको संग्रहित किया जा रहा है और जो कचरा पात्रों में और डिपो में जो भी अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित किए गए हैं वे सभी नगरपालिका की संपत्ति माने जाएंगे और नगरपालिका जैसा चाहे वैसा उनका डिस्पोज कर सकती है। तो यह धारा 228 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 229, जिसमें बताया है ठोस अपशिष्टों की वयन और अंतिम वयन के लिए स्थान नियत करना। सब आसान धारा है ये भी। इसमें बताया है नगरपालिका या अभिकरण ठोस अपशिष्ट का वयन नगरपालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर जहां उपयुक्त समझें वहां कर सकते हैं, परंतु ठोस अपशिष्ट का अंतिम रूप से वयन उस रीति से नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार अनुज्ञा ना करे। तो इस धारा का अर्थ भी ये हो जाएगा कि नगरपालिका या अभिकरण जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ का संग्रहण इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, प्रबंधन का कार्य कर रहे हैं, वो जहां चाहें वहां वह जगह नगरपालिका क्षेत्र में भी हो सकती है या नगरपालिका क्षेत्र से भी बाहर हो सकती है, वहां जहां उपयुक्त समझे वहां उसका अंतिम रूप से डिस्पोज कर सकते हैं और यह विधियों के अधीन किया जाएगा ये कार्य। और आगे दिया गया है कि किस प्रकार से ठोस अपशिष्ट पदार्थ का डिस्पोज किया जाए, तो उस रीति से नहीं किया जाएगा जो राज्य सरकार अनुज्ञात ना करे। अर्थात हम इसका अगर उल्टा अर्थ देखें तो राज्य सरकार जिन विधियों को विहित करेगी उस ठोस अपशिष्ट के डिस्पोजल के लिए, तो वही रीति नगरपालिका या अभिकरण के द्वारा अपनाई जाएगी। तो यह धारा 229 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 230, जिसके अंदर परिसरों के स्वामी और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्ट के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इस धारा का हम बेसिक अर्थ समझें तो यह कहा गया है कि जो कोई भी स्वामी या अधिभोगी है जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ का उत्पादन कर रहा है या उसके परिसर या बिल्डिंग में या उसके किसी कार्य से ठोस अपशिष्ट पदार्थ का उत्पादन हो रहा है, तो वह उसे इधर उधर नहीं फेंकेगा बल्कि अपने परिसर पर ही स्टोर करेगा और वहां से नगरपालिका
या अन्य अभिकरण के द्वारा संग्रहित कर लिया जाएगा। तो यही इस धारा के अंदर बताया गया है। इस धारा में पहला पॉइंट है, नगरपालिका क्षेत्र की समस्त भूमियों और भवनों के स्वामियों अधिभोगियों का कर्तव्य होगा कि परिसर में नियमित झाड़ू लगवाएं और सफाई करवाएं, पहला। दूसरा है, अपशिष्टों को पृथक पृथक भंडारण करें जिससे आपस में ना मिलें तथा पृथक पात्र उपलब्ध कराएं। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो भी अलग अलग प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको आपस में मिलाया ना जाए, बल्कि अलग अलग पात्रों में संग्रहित किया जाए और इसके लिए अलग अलग पृथक पृथक पात्र उपलब्ध कराए जाएं। अगला पॉइंट है, पात्रों को अच्छी दशा में व व्यवस्थित रखा जाए, अर्थात जो भी पात्र हैं जिनमें अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है, उनको अच्छी दशा में और व्यवस्थित प्रकार से रखा जाए। और अंतिम पॉइंट है, कूड़ा करकट, घरणोत्पादक पदार्थ, मृत जानवरों के शरीर, चिकित्सकीय अपशिष्ट अपने अपने परिसर में संग्रहित किए जाएं और ऐसे स्थानों पर जमा किए जाएं जैसा मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनिर्दिष्ट करे। तो इस पॉइंट का अर्थ यही हो जाएगा कि जिस परिसर से अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें वहीं संग्रहित किए जाए, वहां से नगरपालिका या विकरण के द्वारा संग्रहित किया जाएगा और ऐसे स्थान पर जमा किया जाएगा जो मुख्य नगरपालिका अधिकारी विनिर्दिष्ट करेगा। तो धारा 230 के अंदर इन बातों के बारे में बताया गया है। अगली धारा है धारा 231, जिसमें सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी संगम आदि के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इस धारा में दिया है, सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी संगमों, निवासी और गैर निवासीय भवन कॉम्प्लेक्स, शैक्षिक भवन, वाणिज्यिक भवन, भंडारण भवनों के प्रबंधन का यह कर्तव्य होगा कि वे अपशिष्टों जिनमें पुनः प्रसंस्करणीय अपशिष्टों के अलावा के अस्थायी भंडारण तथा नगरपालिका द्वारा हटाए जाने के लिए कचरा पात्र उपलब्ध कराए। इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि जो भी सहकारी आवासन सोसाइटी हैं या अपार्टमेंट स्वामियों की जो एसोसिएशन है, या हो सकता है कोई निवासी या गैर निवासी प्रकार की कोई भवन हो, शैक्षिक भवन हो, वाणिज्यिक भवन हो, तो इन सभी प्रकार की बिल्डिंगों का जो भी मैनेजमेंट होगा, जो इन बिल्डिंगों और परिसरों की मैनेजमेंट को संभालता होगा, उस वहाँ की मैनेजमेंट का यह कर्तव्य होगा कि इन बिल्डिंगों का जो भी ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, अर्थात इन बिल्डिंगों से जो कचरा प्राप्त हो रहा है, जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, उनका अस्थायी तौर पर बिल्डिंग या परिसर में ही भंडारण किया जाए, ना कि उन्हें इधर उधर फेंका जाए। तो जो मैनेजमेंट है वह देखेगा, व्यवस्था करेगा कि जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एक जगह इकट्ठा करके रख दिया जाए और कचरा पात्र उपलब्ध कराए जाए, जिससे कि उनका भंडारण हो सके और बाद में उन कचरे पात्रों के थ्रू उस ठोस अपशिष्ट पदार्थ को नगरपालिका के द्वारा या अन्य अभिकरण के द्वारा हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात धारा 231 में की गई है। अगली धारा है धारा 232, जिसमें प्रतिषेध के बारे में बताया गया है। तो किन किन चीजों की मनाही होगी या प्रतिषेध होगा उनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। तो पहला पॉइंट है, सार्वजनिक स्थानों पर ठोस अपशिष्ट ना तो फैलाएंगे और ना ही जमा करेंगे। तो हर व्यक्ति का, किसी भवन या भूमि के स्वामी का, अधिभोगी का यह कर्तव्य होगा कि वह सार्वजनिक स्थानों पर ना तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ को फेंकेंगे और ना ही वहां जमा करेंगे। दूसरा पॉइंट है, भवन के कूड़ा करकट को सार्वजनिक मार्ग व स्थान या खुली भूमि पर जमा नहीं करेंगे। और तीसरा है, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी वाले पदार्थ फैलाने नहीं देगा। और चौथा पॉइंट है, मृत जानवर के शरीर को ऐसे स्थान पर जमा और व्ययन नहीं करेगा जो नियत ना हो। इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि कोई भी मृत जानवर हैं, उनके शरीर हैं, उनको यहाँ वहाँ खुले में डिस्पोज नहीं किया जाएगा, बल्कि किसी ऐसे स्थान पर जो उचित हो वहाँ डिस्पोज किया जाएगा। तो यह इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। अगली धारा है धारा 233, मार्गों को गंदा करने और ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड। इस धारा में बताया है, कोई भी व्यक्ति उपबंधों के उल्लंघन में किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा करकट जमा करता है या फेंकता है या फिकवाता है तो नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत अधिकारी 500 रुपये तक की शास्ति से दंडित कर सकता है, अर्थात उस व्यक्ति पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह धारा 233 में दिया गया है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास की सभी धाराएं आपको समझ में आई होंगी। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।